तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, क्लास में लाइव आ चुके हैं, आप सबको गुड इवनिंग। और ट्रिपल सी मार्च एग्जाम 2026 बैच का ये पहला क्लास है। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एक बार जो भी बच्चे क्लास में लाइव हैं कमेंट बॉक्स में हेलो हाय लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ। जैसे धर्मपाल यादव जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और अभिषेक यादव जी गुड इवनिंग, रानी कुमारी जी गुड इवनिंग, भास्कर जी। नहीं, अभी नोट करने की आवश्यकता कोई खास नहीं है, बस सभी पहली क्लास है, समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में कि कैसे पढ़ना है। सब कुछ हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर जो है आपको पढ़ाएंगे और सब बताते रहेंगे कि कब क्या करना है। तो एकदम टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, ठीक। बिल्कुल, देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, देखो टाइम टेबल जो है आपका वो हमने अपलोड किया है। आप जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर टाइम टेबल मिलेगा। पेड कोर्स का जो सेक्शन है उसके नीचे आप सबसे राइट साइड में देखेंगे, एप्लीकेशन में बॉटम पे राइट साइड में टाइम टेबल का ऑप्शन है। वहाँ क्लिक करके आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। सभी बैच के नाम लिखे होंगे और सबका टाइम टेबल वहाँ पर मिल जाएगा। 9 बजे एक क्लास आपकी 9 बजे क्लास आपकी चलेगी जो बीओडी फॉर्म में रहेगी। और ये 9 बजे क्लास कौन सी आएगी? ये थ्योरी क्लास आएगी, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना है। 9 बजे आपकी मंडे टू फ्राइडे थ्योरी क्लास चलेगी और 5 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी। क्लियर? तो भाई शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? शुरुआत आपके सुपर कंप्यूटर से कर रहे हैं। पूछा है ये कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। हम लोग जैसा हमने कहा कि यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, यानी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। हर टॉपिक से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो है आपको बस जितना पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना, उस पर आपको डेली का डेली जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज भी करते चलना, पेंडिंग के लिए कुछ मत रखना, ठीक है। तो पहला सवाल का जवाब कौन करेगा? एक बच्चे का आईडी है जानी नाम से बनाया। बच्चे नाम थोड़ा चेंज कर लो यार, अगर मैं बोलूंगा तो जानी नाम मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो जानी थोड़ा सा अपना नाम जो है, देखो यहाँ पर राहुल यादव जी नमस्कार, हेलो। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। परम 8000 यानी कि परम 8000 नाम से जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये सबको याद रखना है, ठीक। बहुत कॉमन सी बात है, हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ाते भी आ रहे हैं बराबर। तो भास्कर जी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। परम 8000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और ओके। तो यहाँ पर देखिए, परम की अगर हम बात करें तो परम सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने, इसका निर्माण किसने किया? तो याद रखेंगे आप लोग, सी डैक ने किया। सी डैक क्या है? एक संस्थान है जो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है। इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सी डैक शॉर्ट नेम है। यहाँ पर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और समय पूछा जाए आपसे तो कब किया गया था? 1991, 1991 में इसका निर्माण हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में ये कंपनी स्थापित है, ठीक है। अब देखो, परम सुपर कंप्यूटर जो आपका है, यह एक लंबी सीरीज है। मतलब परम नाम से कई सारे कंप्यूटर का निर्माण किया गया। जैसे जैसे समय बदलाव आया, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे नए रिलीज आते चले गए, ठीक है। शुरुआत 1991 से हो गई थी कि भाई हमारा जो सुपर कंप्यूटर था वो बन गया था 1991 में, लेकिन अपडेट होता रहा धीरे धीरे।
तो वो सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए। जैसे परम 8000 नाम से 1991 में बना, क्लियर, इसको भूलना नहीं, याद रखना है, ये पूछता है पेपर में। फिर परम 8600 1992 में दोबारा से आ गया। फिर परम 9900 नाम से 94 में आ गया। तो ऐसे ना जैसे जैसे सुधार उसमें होते रहे, अपडेट होते रहे, वैसे वैसे नया रिलीज आता गया। फिर परम 10,000 1998 में, फिर परम पद्मा नाम से 2002 में, परम युवा 2008 में, परम युवा सेकंड 2013 में, परम कंचनजंगा 2016 में, फिर ऐसे ही परम इम्ब्रायो, परम इन्फेर्नो, श्रेष्ठ, रुद्र, नील, परम शिवाय, परम ब्रह्म, परम सिद्धि एआई काफी पॉपुलर रहा है, 2020 में आया था। परम संगणक, परम युक्ति, परम उत्कर्ष, परम स्मृति, परम सेवा, परम स्फूर्ति। तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, परम प्रवेजा, परम गंगा, शक्ति, अनंता, हिमालय, कमरूपा, पारुल और परम पारुल, तो ऐसे एक लंबी सीरीज है, क्योंकि समय के कुछ अंतराल के बाद चीजें अपडेट होती हैं, तो वो नया रिलीज आता चला गया। तो ये सभी कंप्यूटर परम सीरीज के ही हैं, इनका अलग अलग वर्जन है, ठीक है। और जैसे जैसे नए निर्माण हुए, वैसे वैसे आपका कंप्यूटर जो था वो और एडवांस होता चला गया। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि भाई परम सुपर कंप्यूटर क्या है। परम 8000 नाम से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर पूछ सकता है कि भाई कब बना, 1991 में बना, किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा अपडेट होती रहती हैं। जैसे आज हमने आपको पढ़ाया, वो आज से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद अपडेट हो सकता है, ठीक है, उसका जवाब बदल सकता है। वो कैसे, मैं समझा देता हूं। सुमित कश्यप जी और मिस्टर मोनू जी, नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। और आपको डेली क्लास में आना है, समय रहेगा 5 बजे शाम को, सभी बच्चों को। देखो कैसे, मैंने कहा जैसे मैं अभी तक बच्चों को पढ़ा रहा था कि विश्व का सबसे तेज, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर पढ़ा रहा था, पर अब ये नहीं रह गया है। हालांकि हमने इसको हटाया नहीं, इसलिए आपको समझा पाए इसलिए। तो अब फ्रंटियर नहीं है। तो अब क्योंकि पहले पढ़ाया तो फ्रंटियर था उस समय, अब 2025 में एक नया रिलीज आ गया, पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर देखा जाए तो कौन सा है। पहले तो ये फ्रंटियर था, इससे पहले फुगाकू था, देखो ये था पहले नंबर पे, फिर फ्रंटियर आ गया था, इसको बीट कर दिया फुगाकू को। अब फ्रंटियर को भी बीट कर दिया है किसने, अब आ गया है द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ लेट 2025। ये 2025 के अंत की बात है, अभी कुछ समय की पहले, ठीक है। इज EL कैपिटन लोकेटेड एट लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इन द USA। तो USA में ये बना है, अचीविंग ओवर 1.8 एक्साफ्लॉप्स, इसकी जो स्पीड है वो 1.8 एक्साफ्लॉप्स की है, और क्वांटिलिन कैलकुलेशंस पर सेकेंड है, ये भी याद रखना है। एंड लीडिंग द टॉप 500 लिस्ट फॉलोड बाई फ्रंटियर एंड ऑरा, ऑल एक्सकेल सिस्टम डिजाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च। अब यहाँ इन्होंने ये बोला है कि भाई टॉप 500 की लिस्ट में ये टॉप पर है, नंबर 1 पर है, और इसने बीट किसको किया है, फ्रंटियर को, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें बस आपको नाम याद रखना है, EL कैपिटन, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1.8 एक्साफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। बट थोड़ा सा अब यहाँ समझा देते हैं, ये पॉइंट तो काट दो, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अब इसको बीट कर दिया। अब जून 2023 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपना भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर बात करें तो वो ऐरावत है। ऐरावत नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, स्पेशली ये सबसे तेज है, भारत में सबसे तेज यही है, ऐरावत है। इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, हैविंग बीन रैंक्ड 75th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट। यानी कि अगर हम 500 की बात करें तो 75वीं रैंक पर था, बट अब ऐसा नहीं रह गया हो गया। तो इसको क्योंकि अभी टॉप 500 जो लिस्ट आई है उस पर फिर अब ये नीचे खिसक गया होगा, तो ये 75 वाला तो अब आपका ये हटा दो, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि भारत का अभी भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐरावत है। और ऐरावत जो है हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक में ही इसको स्थापित किया गया है। अब हम संक्षेप में आपको बता दें, बस याद ये रखना है कि दुनिया का
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ईएल कैपिटन है, जिसकी स्पीड 1.8 एक्साफ्लॉप्स की है, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। ये आपको याद रखना है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से आते रहें, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों के आंसर्स जो है वो आते रहें। देखो, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? इसको रट लो, समझ लो, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछता है। आपके कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी की जब भी बात होगी, सबसे फास्ट मेमोरी की बात होगी, तो आप क्या याद रखोगे? लिख लो अपनी कॉपी पे, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। अधिकांश यही पूछता है, लेकिन इसमें एक शर्त और लगी है। वो शर्त क्या है? देखो, यदि सबसे तेज मेमोरी पूछा जाए और उसमें ऑप्शन में कैश दिया हो और साथ साथ में रजिस्टर भी दिया हो, तब ये हो जाएगा। तब आपको क्या करना है? रजिस्टर पे टिक करना है। बट नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, हमेशा कैश मेमोरी ही ऑप्शन में रहेगा। लेकिन यदि दोनों आ जाते हैं तो क्या करोगे? तो कैश से भी फास्ट आपका रजिस्टर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर ऐसा सवाल हो कि सबसे तेज एक्सेस करने में, मतलब सबसे निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, तो वो कैश मेमोरी है। या सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो वो कैश मेमोरी है। देखो, ये कैश मेमोरी होती है ना, कैश इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। जो आपका प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है, जब कोई आप कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए, तो वो डेटा जो मेन मेमोरी से आपका प्रोसेसर एक्सेस करता है, उसमें जो टाइम लगता है, एक्सेस वाला जो टाइम लगता है, उसको कम करवा देता है कैश मेमोरी। वो टाइम को कम करवा देता है, तो जल्दी हमें जो है रिजल्ट मिल जाता है, प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। अब कैसे होता है? तो क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है और जो आपका कैश मेमोरी होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी है, डेटा यहाँ से प्राइमरी मेमोरी में पहुंचा, यहाँ से सीपीयू के पास पहुंचा। बट कैश मेमोरी अपने पास एक डेटा को स्टोर कर लेता है। जो प्रोसेसर डेटा पर प्रोसेस कर रहा है, उसकी एक कॉपी कैश अपने पास रख लेता है। तो जब कभी भी प्रोसेसर को उस डेटा की अगेन आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैश मेमोरी से ही उसको रिट्रीव कर लेता है, उसको रैम के अंदर नहीं जाना पड़ता है। तो कैश से ही वो जल्दी एक्सेस कर लेता है, इसलिए हमें रिस्पॉन्स पे जल्दी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फास्ट मेमोरी बोला गया है। अब देखिए, कैश जो है एक हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर to reduce the average cost to access data from the main memory. A cache is smaller, faster memory located closer to a processor core which stores copies of the data from frequently used main memory location. जो आपका कंप्यूटर बार बार मेन मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करता है, उसकी एक कॉपी ये अपने पास रख लेता है। कौन? जो आपका कैश होता है। अब कैश भी तीन प्रकार का होता है। कैश कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, L1, L2, L3। और तीनों में अंतर क्या है कि L1 कैश तो सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है। L3 कैश जो है वो सबसे स्लो होता है, और L2 बीच का होता है। तो सबसे फास्ट कौन सा हुआ? L1, जिसे लेवल 1 कहते हैं, सबसे फास्ट होता है, और ये प्रोसेसर के अंदर ही लगा होता है। तो L1 कैश तो प्रोसेसर में ही लगा होता है, ऐसे मान लो वो प्रोसेसर का ही हिस्सा होता है। L2 कैश एक कैश प्रोसेसर के बाहर एक आईसी चिप में लगा होता है। और L3 कैश एक सेपरेट मेमोरी होती है, एक सेपरेट मेमोरी ही होती है, जो कि करीब करीब डबल स्पीड की होती है आपकी रैम से। ये 1 MB से लेकर 32 MB तक की कैश हो सकती है। ठीक, तो लेवल 3 है आपके कैश के, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? यदि आपसे पूछा जाए कि भाई भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जहां पर डेटा आप स्टोर करेंगे, तो डेटा को स्टोर करने की सबसे ज्यादा बड़ी इकाई पूछा है आपसे, मतलब डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई यहां पर कौन सी है, तो वो हो जाएगा टीबी। इसको बोलते हैं टेराबाइट।
तो टेराबाइट जो होता है ये डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी यूनिट है, पर सबसे बड़ी यहाँ 4 ऑप्शन के अंदर है, सबसे बड़ी यहाँ 4 ऑप्शन के अंदर है, ये भी याद रखना है। गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो भाई गणना का जो कार्य है उसको कौन करता है? धर्मपाल जी एकदम सही आंसर दिए हैं। और अभिषेक यादव जी कहा सर टीबी होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ALU होगा। देखो कैलकुलेशन का काम कौन करता है? हमारे कंप्यूटर में जो गणना का काम है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अब याद ये भी रखना है ये 2 प्रकार की कैलकुलेशन करता है। एक कौन सी करता है? अर्थमेटिक करता है, एंड दूसरा कौन सी करता है? लॉजिकल करता है। तो भाई अर्थमेटिक यानी गणितीय गणना भी करता है, ठीक है, और तार्किक गणना भी करता है। दोनों प्रकार की कैलकुलेशन हमारा ALU करके देता है। हम कंप्यूटर से अगर ये जानना चाहते हैं, कोई डेटा हमने अपने कंप्यूटर को दिया और हम उसमें ये जानना चाहते हैं कि भाई इसमें ये बता दो कि किसकी एज ज़्यादा है किसकी एज कम है, तो बता देगा। आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कोई डेटा आपने उसमें दिया, उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि कितने जेंडर हैं, मतलब सॉरी कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, जेंडर वाइज अगर आप फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, तो ये डेटा को एनालाइज करता है। वहाँ पर तार्किक कैलकुलेशन भी ये आपको करके देता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, उनका भी जवाब प्रोसेसर आपको करके देगा। तो ये मैथमेटिकल भी करता है कैलकुलेशन और लॉजिकल भी करता है। निम्न में से डीवीडी से ज्यादा डेटा किसमें स्टोर हो सकता है? डीवीडी से अधिक डेटा कहां पर स्टोर हो सकता है? डीवीडी से अधिक डेटा कहां पर स्टोर हो सकता है? जवाब दीजिएगा। आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने CCC का फॉर्म अप्लाई करवा दिया अथवा नहीं। यस या नो में जल्दी से जवाब भेजो कमेंट बॉक्स में कि आपने CCC का फॉर्म अभी तक अप्लाई किया या नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ब्लू रे, यहां पर अगर हम देखें तो ब्लू रे डिस्क में ज्यादा डेटा आ सकता है, ज्यादा डेटा ये होल्ड कर सकता है। देखो सिंगल लेयर की बात करें तो 25 GB इसमें आ जाएगा, सिंगल लेयर में 25 GB डेटा होल्ड हो सकता है, और डुअल लेयर में 50 GB डेटा होल्ड हो सकता है। अगला सवाल है प्रोसेस किए हुए डेटा के सेट को कहा जाता है? प्रोसेस किए गए डेटा के सेट को कहा जाता है। अभिषेक यादव जी ने करवा दिया है, ठीक है। देखो मैं इसलिए पूछा कि देखो ना CCC का फॉर्म भरने में बहुत सावधानी बरतना है आपको। वो कैसे? क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाता है, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई नाम की स्पेलिंग में कोई चेंजेस करना है तो वो हो नहीं पाता है। तो जब भी आप फॉर्म भरवाएं इस बात को बड़ा ध्यान से देख लें कि आपका फॉर्म सही फिल किया जाए। कोई भी उसमें आपके नाम के अंदर, आपके माताजी के नाम के अंदर, आपके पिताजी के नाम के अंदर कोई भी स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी अगर ऐसा हो गया तो फिर 2-3 महीने और लग जाएंगे, दोबारा एग्जाम में बैठेंगे, करेक्शन हो नहीं पाता है। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेमेंट जब ही करवाएं जब चेक कर लें, पहले आप फॉर्म भरवा लो, पेमेंट मत करवाओ। फॉर्म का PDF ले लो, जिससे भी भरवाओ वो चेक कर लो, जब लगे कि हाँ सब ओके है तब उसका पेमेंट करवाओ, क्योंकि पेमेंट होने के बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा। पेमेंट नहीं हुआ तो करेक्शन करवा सकते हो। यहाँ ऑप्शन डी है आपका इन्फॉर्मेशन। क्या होगा इसको? डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगा, प्रोसेस किए हुए डेटा के सेट को कहते हैं। देखो कोई भी डेटा है जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा मतलब प्रोसेसिंग के पहले का डेटा रॉ डेटा माना जाता है। अब ये प्रोसेसर में भेजा, यहाँ प्रोसेस हुआ, इसके बाद जो मिला हमें वो हमारा आउटपुट है, यही हमारा इंफॉर्मेशन है, इसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको आउटपुट भी कह सकते हैं। आउटपुट भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इंफॉर्मेशन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मिलेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा हमारे पास आया है वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वो प्रोसेस्ड डेटा हो गया। तो जो प्रोसेस्ड डेटा होगा उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट। जो प्रोसेसिंग से पहले का डेटा होता है उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। अगला सवाल है हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी यूज होती है? और इसका जवाब तो आप सब दे सकते हैं क्योंकि अभी हमने इस पर काफी चर्चा की है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है।
4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? देखो यहां पर आपका कैश हो जाएगा। सही जवाब कौन सा है भाई? कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। कैश मेमोरी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सबसे फास्ट मेमोरी आपकी कौन सी है भाई? कैश मेमोरी है सबसे फास्ट। लेकिन हमने ये भी आपको बताया कि यदि साथ में रजिस्टर दिया जाए, रजिस्टर भी साथ में दिया जाए, तब भाई फिर आप कैश को नहीं करेंगे, तब फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे? रजिस्टर को देंगे। अगला सवाल है एडसेक का पूरा नाम क्या होता है? आपको एडसेक का फुल फॉर्म बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? एडसेक का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एडसेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको डेवलप किसने किया था? तो मॉरिस विल्कीज ने इसको 1949 में डेवलप किया था। मॉरिस विल्कीज ने 1949 में इसको डेवलप किया था। ठीक, आगे बढ़े। निम्न में से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यहां ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि पहला डिजिटल कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, या पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो इसका जवाब क्या होगा? यूनिबैक होगा। यूनिबैक जो है ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो एज ए कॉमर्शियल यूज किया गया। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज से इसका यूज हुआ। वैसे नॉर्मली अगर हम आपसे ये कहें कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ, तो आपका जो आंसर होगा वो एनियक होगा। ये क्या है? ये दुनिया का, सॉरी यहां स्पेलिंग गलत हो गई, ये दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? एनियक। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बट कॉमर्शियल भी साथ में ऐड हो जाए, तो वहां पर फिर आपका यूनिबैक आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? ठीक, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ हम उसी टॉपिक पर ज्यादा जोर डालते हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो जिस चीज को हम बार बार रिपीट करें, जिस पर ज्यादा हम जोर डालें पढ़ाने के लिए या बताने के लिए, तो समझना कि वो चीज एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसको बनाया किसने? जॉन प्रेस्पर एकैट एंड जॉन मॉसली ने 1951 में इसको रिलीज किया था। फिर कह रहा है कि बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस नाम आप सबने शायद सुना होगा। स्क्रीन पर क्यों मेरा नंबर आ रहा? देखो ये जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है वो स्क्रीन पर मेंशन होता रहता है, लेकिन वो स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन हो रहा है वो आपके स्क्रीन पर आपका हो रहा है, किसी और की स्क्रीन पर किसी और का हो रहा होगा, तो वो और किसी के पास नहीं जा रहा है। मीन वो जो नंबर स्क्रीन पर शो होता है वो आपने जिस नंबर से अपने ऐप के अंदर लॉगिन किया है वो नंबर आपको ही ओनली शो हो रहा है जिसमें आप लॉगिन है। ठीक है, अगला बंदा कोई व्यक्ति लॉगिन है तो वो उसका नंबर उसको स्क्रीन पर छोटा छोटा ऐसा शो होता है। ठीक, चलो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। क्या होगा? नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। भाई देखो ये स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, वायोस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो फिर क्या है? समझो, वायोस को कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वायोस एक फॉर्मवेयर है, ठीक है, तो वायोस इज फॉर्मवेयर यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस and to provide runtime services for operating system and programs. The BIOS firmware comes pre-installed on a personal computer system. तो याद ये रखो कि भाई जो BIOS है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रोम चिप के अंदर लगा होता है और इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है। रोम क्या है? एक हार्डवेयर है। याद क्या रखना है आपको कि रोम एक हार्डवेयर है और बायोस इसके अंदर पड़ा होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको फॉर्मवेयर कहते हैं। तो बायोस को क्या कहते हैं? बायोस को फॉर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, ये रोम चिप के अंदर होता है और इसके अंदर यानी जो बायोस है इसके अंदर
हमारे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम होता है, यही हमारे कंप्यूटर को बूट करता है। अगर बायोस नहीं होगा तो सिस्टम हमारा बूट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। यह एक फर्मवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारा जब मदरबोर्ड हम लोग लेते हैं तो वहां पर प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल्ड किया गया होता है। पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। क्या जो पेन ड्राइव है वो एक प्राइमरी मेमोरी है? सुमित कश्यप जी, आपने बैच परचेज कर लिया और ये सब चीजें, और अभी तक आपने नाम नहीं पता लगा पाया मेरा नाम क्या है। ठीक है, देवेंद्र हमारा नाम है बेटा। ये तो सब थंबनेल पर लिखा रहता है, हम सोचे आपको पता होगा यार, आपको अभी नाम नहीं पता है। ठीक है, ये थंबनेल पर लिखा रहता है, आप देखोगे ना जो यूट्यूब पे जो थंबनेल्स रहते हैं वहाँ पे नाम लिखा रहता है कि देवेंद्र सर, बाई देवेंद्र सर, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है सुमित जी, देखो बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, फॉल्स होगा। पेन ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी है क्या? नहीं, पेन ड्राइव प्राइमरी नहीं है। फिर कैसी है? तो आप कह दो पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी है। कैसी है? सेकेंडरी है। कौन कौन सी हो सकती है सेकेंडरी? जैसे पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है, जैसे एसएसडी हो सकता है, जैसे एचडीडी हो सकता है, जैसे सीडी या डीवीडी हो सकता है। कोई भी ऐसी स्टोरेज जो हम अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नली यूज करते हैं वो, या फिर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क लगी है तो भी आपकी वो सेकेंडरी में आ जाती है। प्राइमरी में कौन आता है फिर? देखो प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक तो रैम मिलता है और एक आपका रोम मिलता है। तो प्राइमरी मेमोरी में दो हैं, एक रैम है और एक रोम है। रैम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ये दो प्रकार का होता है, एक एस रैम और एक डी रैम। रैम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर 1 जो आप देखोगे 9 बजे आज शाम को, उसमें। और अगर हम रोम की बात करें तो इसके अंदर एक होता है पी रोम जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक आपका होता है ईपी रोम जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और एक होता है डबल ईपी रोम जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये सब कुछ थ्योरेटिकल बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 9 बजे क्लासेस की चलेगी। निम्न में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदल देता है? कौन सा डिवाइस ऐसा है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है? हम अभी बोल रहे हैं बट वो डिजिटल में बना रहा है। भाई आप तक वॉइस पहुंच रही है, ये डिजिटल वॉइस है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आप तक पहुंच रही है, फिर आप उसे सुन पा रहे हैं स्पीकर के थ्रू, फिर से वो साउंड वेव में आ जाता है। बट यहाँ इस डिवाइस से, इस वायर से ये सिस्टम में पहले पहुंचती है और सिस्टम में ये साउंड कार्ड तक पहुंचती है। तो साउंड कार्ड ये सारा काम करता है, इनपुट भी ये लेता है वॉइस का और यहीं से आउटपुट भी देता है। स्पीकर अगर कनेक्ट करेंगे तो वो आउटपुट दे देगा। तो पूरा का पूरा वॉइस यहाँ पर आपका प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर ये साउंड कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन में माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ये काम करता है क्योंकि आवाज़ यही भेज रहा है, पहुँच इसके पास रही है। ठीक है, और यहीं से फिर माइक्रोफोन कनेक्ट हो रही है, यहीं से आपका स्पीकर में आवाज़ पहुँच रही है। लेकिन अगर ये साउंड कार्ड नहीं है तो क्या करोगे? माइक्रोफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को बनाने में, उसको परिवर्तित करने में, उसको स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? हाँ बेटा, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, इसका क्लास का जो पीडीएफ है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ ऐसे होंगे जो आप केवल ऐप के अंदर ही पढ़ सकते हो, कुछ ऐसे पीडीएफ होंगे जो आप प्रिंट करवा सकते हो, जो लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी वैलिडिटी 3 माह की होगी, जो 3 माह तक ही वैलिड रहेंगे, 3 मंथ तक ही वैलिड रहेंगे। बट कुछ ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेंगे। तो कुछ ई बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिनको प्रिंट करवा सकते हैं और ये लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगी। ठीक, उसका कोई वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होने वाला है। बाकी कंटेंट जो 3 माह के लिए ही वैलिड है उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, वो आपके ऐप के अंदर ही रहने वाला है। ऑप्शन पहला है ट्रू। कोई भी टेक्स्ट एडिटर है उसमें हम किसी फाइल को बना सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा। कोई नाम बता दो सर, जैसे नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड हो गया, या नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। या वर्ड पैड भी, हालांकि वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसर में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा इससे हैवी हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग
के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये एज ए वर्ड प्रोसेसर ही यूज किया जाता है बेसिक वाला। फिर एमएस वर्ड में आ जाओ तो ये वर्ड प्रोसेसर फिर आपका एक्चुअल में हो जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से अधिक वेब ब्राउजर इंस्टॉल करके रखा जा सकता है। क्या एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप रियल टाइम में एक समय में एक से ज़्यादा भी ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम भी है, आपके कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स भी है, आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। क्या ये सारे एक साथ रख सकते हैं? इसका जवाब होगा यस, एक साथ सारे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? अच्छा, किसी सॉफ्टवेयर को आप स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सको, साथ ही साथ उसको संशोधित भी कर सको, तो उसको क्या बोलेंगे? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्री में आप एक्सेस भी कर सको, उसको संशोधित भी कर सको, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, ओएसएस का मतलब है ओपन सोर्स, कि ये सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। सोर्स कोड कहें तो जिस कोड का यूज करके प्रोग्रामिंग की गई है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, वो सोर्स कोड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स कैटेगरी में फिर आ जाता है। एक होता है फ्री बेयर, देखो नाम याद रखना, ये क्या होता है? फ्री बेयर। इसको चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी पे। जो फ्री बेयर होता है, क्या होता है? फ्री बेयर। तो जो फ्री बेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर फ्री में ही आप यूज कर सकते हैं, फ्री में चला सकते हैं, कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। बट आप इसका सोर्स कोड नहीं ले सकते हैं भाई। जिस कोड का यूज करके इसको बनाया गया है ना, ये कोड आपको नहीं मिलेगा। केवल और केवल आप उस सॉफ्टवेयर को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन इसको फिर कहते हैं हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। पर ओपन सोर्स किसको कहते हैं? जहां पर हमें सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलता है एंड उसका सोर्स कोड भी हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने पर बायोस द्वारा ऐसा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है अथवा नहीं? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, फटाफट से आपको आंसर देना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से जवाब दो भाई, क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहां पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट इज अ प्रोसेस परफॉर्म्ड बाई फर्मवेयर। ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है? फर्मवेयर। अब हम कहें कि फर्मवेयर कौन है, तो आप बता दो कि सर बायोस है। बायोस को ही फर्मवेयर कहते हैं। इमीडिएटली आफ्टर अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज पावर्ड ऑन। हम जैसे ही अपने कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हैं, वैसे ही बायोस के द्वारा सबसे पहला प्रोग्राम पोस्ट नाम का रन करवा दिया जाता है, और यह चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट प्रॉपरली सब वर्किंग में हैं अथवा नहीं। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस किया कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, सबसे पहले क्या होगा? ये पोस्ट नाम का प्रोग्राम रन किया जाएगा, जो ये चेक करेगा कि कंप्यूटर प्रॉपरली वर्किंग में है, सभी कंपोनेंट प्रॉपरली वर्किंग में हैं, सभी वायर सही से कनेक्टेड हैं। तो अगर ये सब ठीक मिलता है, तो फिर बायोस क्या करता है? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड कर देता है। मेन मेमोरी कहें तो रैम के अंदर। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड हो जाता है, तभी हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है और अब हम उस पर काम कर सकते हैं। तो जिस समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है, बंद होता है, उसमें रैम के अंदर कुछ नहीं होता है, वो खाली होता है। और क्योंकि हमारा कंप्यूटर का जो विंडो है, कह लो आप, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल किया गया है, वो हार्ड डिस्क पर किया गया है। तो
तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो डेटा जो विंडो आपकी है या कह लो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है वो कहाँ आएगा, आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर आएगा। और जब वो रैम के अंदर ओपन हो जाएगा उसकी सारी फाइल्स, तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखेगी, अब उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये जैसे ही बटन प्रेस किया कुछ समय लेता है, उसी समय में ये पोस्ट नाम का जो प्रोग्राम है ये भी रन हो जाता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। और जैसे ये हो जाता है वैसे फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का नाम बताओ। सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का नाम बताओ। चलिए, तो भाई यहां पर सही जवाब हो जाएगा माउस, क्योंकि सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपसे पूछी है, साथ में पॉइंटिंग शब्द भी ऐड कर दिया है। तो देखो जब पॉइंटिंग शब्द ऐड कर देंगे इसका मतलब हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस ऐसा चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर ले। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें माउस की, तो माउस के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। माउस का एरो पॉइंटर हम मूव करवा सकते हैं, हमारा मन हुआ यहाँ टिक कर दिया, मन हुआ यहाँ टिक कर दिया। तो जो माउस पॉइंटर है इसको मूव करवा सकते हैं। सो माउस हमारा एक कैसा होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगा। इनपुट तो है ही बट पॉइंटिंग भी होगा। इनपुट तो कीबोर्ड भी है लेकिन कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग नहीं है, इनपुट है मगर। तो यहां पर सारे ही पॉइंटिंग हैं बट उनमें सबसे कॉमन कौन सा है, तो आप कहोगे सर सबसे कॉमन तो माउस ही है। अगला, किस प्रकार का मॉनिटर, मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर होता है। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिएगा कौन सा करेक्ट यहां पर हो जाएगा। मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सीआरटी होता है। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। अगला सवाल है कि भाई एसएमपीएस का पूरा नाम बता दीजिएगा। एसएमपीएस यहाँ मैंने रख दिया है सामने आपके ताकि आप इसको देख पाएं। और एसएमपीएस का मतलब यहाँ पूछा है, फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है। क्या हो जाएगा एसएमपीएस का फुल फॉर्म, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से करो भाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। देखो एसएमपीएस को आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एसएमपीएस दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप मुझे बता दो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो भाई स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये जो एसएमपीएस है यहाँ हमारे पीछे जस्ट देख पा रहे होगे, इसको कहते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या कहते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं। ये पावर सप्लाई का मोड को स्विच कर देता है, बदल देता है। जैसे करंट यहाँ पर कौन सा जा रहा है सर, एसी करंट यहाँ जा रहा है। अच्छा, इसके आगे करंट कौन सा जाएगा हमारे कंप्यूटर में, वो जाएगा डीसी करंट। ये यहाँ पर होता है एक्चुअली, जैसे यहाँ बना दिया ना मैंने, पर इसका देखो ये स्विच यहाँ लगा, यहाँ पर होता है, इसके अंदर फैन लगा होता है, तो एसएमपीएस होता है। इसके बाद जो करंट जाएगा हमारे मदरबोर्ड में, वो करंट जाएगा डीसी वाला, वो जाएगा डायरेक्ट करंट। कौन सा, डायरेक्ट करंट वो जाएगा, डीसी वाला करंट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो करंट है उसको बदल देता है, एसी टू डीसी करता है। डीवीडी की शुरुआत कब हुई थी, आपको ये बताना है कि डीवीडी की शुरुआत कब हुई थी। जल्दी से जवाब दो भाई कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। डीवीडी की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर डीवीडी की शुरुआत कब हुई है, तो 1995 में डीवीडी की शुरुआत हुई। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं। और देखो यहाँ पर डीवीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है। डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज है। इसको, इसका जो इन्वेंशन हुआ है वो हुआ है 1995 में और रिलीज हुआ है 1996 के अंत में। मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा, इसमें किसी प्रकार का भी
डिजिटल डेटा आप स्टोर करवा सकते हैं। अधिकांश आप इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर फाइल्स आप यूज़ कर सकते मतलब स्टोर कर सकते हैं, कोई वीडियो प्रोग्राम्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती हैं। अगर हम वेट की बात करें तो लगभग 16 ग्राम। ऑप्टिकल डिस्क है, मीडिया टाइप क्या है इसका, ऑप्टिकल डिस्क। तो देखो याद रखना है, जो सीडी होता है या जो डीवीडी होता है ये आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक, ये सीडी डीवीडी। अच्छा, अगर हम एचडीडी की बात करें तो ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये क्लियर हो गया, ये मैग्नेटिक डिस्क हो गया। अगर हम एसएसडी की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल स्टोरेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। सबका फॉर्मेट अलग अलग है। तो सीडी डीवीडी कैसी होगी, ऑप्टिकल होगी, तो इसका मीडिया टाइप कैसा है, ऑप्टिकल डिस्क है। डेटा स्टोर यहाँ पर आप करते हैं। डेवलप की बात करें तो सोनी कॉर्पोरेशन, पैनासोनिक, तोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, कौन सी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? यदि हम बात करें कि भाई कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? ऑप्शन सी। अगर हम इस शब्द को समझ लें कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए आंसर देना। तो देखो, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब वो सभी डिवाइसेज जो हम बाहर से यूज करते हैं, एक्सटर्नली हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सब आपकी पेरिफेरल है। अब आप अपने कंप्यूटर में बाहर से डिवाइस कौन सी यूज करते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने प्रिंटर यूज किया तो पेरिफेरल, आपने माउस यूज किया पेरिफेरल, कीबोर्ड यूज किया पेरिफेरल। जो बाहर से डिवाइस यूज हो रही है वो पेरिफेरल होगा। हम कहें मदरबोर्ड तो पेरिफेरल नहीं है, वही यहाँ पे प्रिंटर, माउस, स्पीकर तो पेरिफेरल हैं, बट मदरबोर्ड हमारा पेरिफेरल में नहीं आता है। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है? आपको ये बताना है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। सभी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। और जो साथी लोग अभी अभी क्लास में आए, जैसे रुचि तिवारी जी, गुड इवनिंग, अभी अभी क्लास में आप प्रेजेंट हुए हैं, तो भाई क्लास में समय से आना है, ठीक है? क्लास में आपको क्या करना है, टाइम से उपस्थित होना है, समय से उपस्थित होना है क्लास में। डेली शाम को 5 बजे ये क्लास रहेगी, तो समय से आप सबको आना है। अब देखो, रूबी ने बैच परचेज किया था लेकिन क्लास मिस थी आपकी आज की। अभी तो मैंने मैफर डलवा दिया टेलीग्राम पे और उस पे, तो शायद आप लोग आ गए। तो ध्यान रखो कि आपकी क्लास कब से शुरू हो रही है, कब से शुरू नहीं हो रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है, तो एरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार हुआ है। व्यक्ति का नाम जाप हार्डसन था, ये नीदरलैंड के थे, ये भी याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 1998 में द ब्लूटूथ एसआईजी यानी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो थी, इसने लॉन्च किया था आईवीएम में, एंड एरिक्सन launched with IBM and Ericsson as the founding signatories and a total of 5 members। इसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे एरिक्सन, उसके बाद इंटेल, नोकिया, तोशिबा, IBM। तो द फर्स्ट कंज्यूमर ब्लूटूथ डिवाइस वाज लॉन्च्ड इन 1999। 1999 में पहली ब्लूटूथ डिवाइस को इन्होंने क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। अच्छा, इसका जो मतलब रेंज है वो लगभग 10 मीटर के आसपास है, लेस देन 10 मीटर, 33 फीट के आसपास मान के चलो। और ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने डेवलप किया। ये जो एसआईजी थी, ब्लूटूथ एसआईजी थी, इसमें कई मेंबर थे, यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, ठीक है? और ये नेटवर्क कौन सा है यहाँ पर, तो पैन नेटवर्क है, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब जो बच्चे अभी भी क्लास में जुड़े हैं ना, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं कल से डेली आपको जो है शाम 5 बजे लाइव कनेक्ट होना है, ठीक है? टाइम टेबल अपलोड है, मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पर प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? प्रोग्राम की जो स्पीड है वो बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? कोई बात नहीं अभिषेक यादव जी, सब कुछ समझ में आएगा, इस बात का तो टेंशन ही आपको नहीं लेना है कि सर कुछ समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब कुछ समझ में आएगा। बस धैर्य से आप कम से कम 4-5 क्लास करो, ठीक है? अभी तो हमने थ्योरी क्लास पढ़ाई ही नहीं, अभी तो एक डेमो पर्पज से ये क्लास आपको मिल रही है। ये क्लास आपके यूट्यूब पर भी जाएगी, क्योंकि एज ए डेमो ये क्लास पहले हमने फ्री रखी है,
तो ये एप्लीकेशन पर भी फ्री देखा जा सकता है और यूट्यूब पर भी इसको हम अपलोड करवा देंगे, वहाँ पर भी इसको फ्री देखा जा सकता है। तो इसके बाद अभी जब हम थ्योरी क्लास अपलोड करेंगे और वहाँ पर जब हम एक एक टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने, आपको समझाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा मुझे लगता है। मन से पढ़ोगे तब, है ना, कोई जादू तो होगा नहीं कि भाई ऐसा जादू हो जाएगा, आपको आपको लगना पड़ेगा तब होगा। यहाँ पर सही जवाब क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क डिफ्रैगमेंट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो डिस्क डिफ्रैगमेंट है इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक मिनट अभी मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ। डिस्क डिफ्रैगमेंट हम कब करते हैं? जो डेटा हमारे डिस्क में है, यदि वो डेटा मतलब वो डिस्क में बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है, बहुत पुराना डेटा हो गया है, तो डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो होता क्या है, जब हमारी डिस्क में कोई डेटा होता है वो इस प्रकार से एक सीक्वेंस में होता है। जैसे मान लिया ये एलो फाइल है तो एक वीडियो है किसी का, ठीक है, आपका कोई यहाँ पे जैसे शादी का वीडियो या कोई भी आप फाइल मान लो ये है। ऐसे रेड फाइल में कोई एक फाइल है, ऐसे ग्रीन, ऐसे ब्लू, ऐसे पर्पल, ऑरेंज, जो भी है। तो ये जो कलर दिख रहे हैं ये एक फाइल के रूप में आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप सेकेंड वाले पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। आपने देखा येलो कलर की एक वीडियो फाइल थी, पर यहाँ पर ये दो जगह क्या, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, छह जगह, यहाँ छह जगह अलग अलग बिखरी पड़ी है। अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये प्ले होगी तो बट समय लगा के प्ले होगी, थोड़ा डिले करेगा सिस्टम, हमारा हैंग होगा, थोड़ा सा डिले करेगा। अब डिपेंड करेगा प्रोसेसर कैसा है, तो ताकत लगा के खींच लाएगा इसको, पर थोड़ा सा डिले करेगा। पर ये फाइल एकदम एक जगह पर रखी है तो आसान। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे एक रूम आपका है जहां पर आप पढ़ते हैं बैठ करके। उस रूम में एक आपकी अलमीरा है, उस अलमीरा में आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हैं। एक तरफ आपने ट्रिपल सी की बुक्स को रखा है, एक तरफ आपने एसएससी की बुक्स को रखा है, एक तरफ आपने अपनी 12th की या ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी बुक्स को रखा है। सब अलग अलग रखी हैं। क्लियर? अब आपसे आपका टीचर बोलता है या कोई आपसे बोलता है कि जाओ ट्रिपल सी की जरा बुक उठा के ले आओ, तो तुरंत आप गए और आपको पता है कि हमने इस जगह पर रखी है, उठा के ले आए, टाइम लगा नहीं। पर सोचो कि आपकी जो वो बुक्स रखी हैं अलग अलग कैटेगरी की, उनको सबको आपस में मिक्स कर दो। ठीक, मिक्स कर दिया। अब कोई आपको आवाज लगाए बाहर से कि जाओ फटाफट ट्रिपल सी की बुक ले आओ। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रिपल सी की बुक को, क्योंकि वो तो मिक्स रखी है सब, तो उनको ढूंढने में समय लग जाएगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा ना। आपने कहा सर वक्त तो लग जाएगा, बस वही हाल यहाँ पर है। ये जो डिस्क में डेटा रखा है ये हमारा व्यवस्थित है, हर एक फाइल व्यवस्थित है। तो जब कंप्यूटर में क्लिक करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए तो बहुत आसानी से ओपन हो जाएगी। पर अब यहाँ सेकेंड वाले में हुआ क्या, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 महीना हो गया। डिस्क जो है उसमें डेटा हम बराबर अंदर डाल रहे हैं, डेटा को हम उसमें डिलीट भी कर रहे हैं, हम उस पर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर फाइलें हमारी इधर से उधर सब बिखर रही हैं। और ऐसी कंडीशन में फिर जो हमारा ये स्टोरेज है पूरा ये अव्यवस्थित हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को जब एक्सेस कराते हैं तो थोड़ा डिले होता है, थोड़ा स्पीड कम हो जाती है सिस्टम की, तो हम क्या कर देते हैं, डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है उसकी डिस्क वापस से पुनः पोजीशन में आ जाती है और फास्ट काम करने लगती है। इसका ये लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। अब आप मुझे बताओ, धर्मपाल जी थ्योरी क्लास 9 बजे, आज 9 बजे 9 PM पर आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। 9 बजे थ्योरी क्लास आएगी, 9 बजे देखना, रिकॉर्डेड आएगी, सीधे अपलोड, और आप उसको आराम से देख सकते हो। तो माउस एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है, यस या नो? हाँ जी, पेरिफेरल में आ जाएगा क्योंकि बाहर से लगाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज काम करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं। माइक्रो मिनी से तेज वर्क करते हैं, क्या ये बात है? यहां पर आपका फॉल्स है, नहीं, माइक्रो कंप्यूटर मिनी से तेज नहीं होते हैं। देखो यहाँ एक सीक्वेंस में मैं लिख देता हूं, सबसे छोटा ये कह लो माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात यहाँ पर हो रही है तो सबसे शुरुआत होती है माइक्रो से, माइक्रो के बाद कौन सा आता है, मिनी आता है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो से पावरफुल होता है, ठीक बात है। इसके बाद कौन सा आता है, मेन फ्रेम आता है, मेन फ्रेम मिनी से भी पावरफुल होता है।
और इसके बाद कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर आता है, जो मेन फ्रेम से भी पावरफुल होता है। देखो नॉर्मली हम सब माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमें अगर कोई बड़ा सर्वर बनाना है तो एज ए सर्वर ये कंप्यूटर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार पूछता है कि रेलवे रिजर्वेशन में कौन सा कंप्यूटर वर्क करता है, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क करता है। तो मिनी और मेन फ्रेम एज ए सर्वर काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर आपको पता है कि एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जो रिसर्च वगैरह में यूज किया जाता है, यहाँ या मौसम की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और भाई आज का सेशन हुआ यहीं पर समाप्त। क्या लिखा है, डेली मॉक, यानी डेली मॉक की प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी है। वेबसाइट है CCCWiFiStudy.com और इस वेबसाइट पर अभी वर्क चल रहा है, तो बहुत जल्द यहाँ पर नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मॉक प्रैक्टिस के जो टेस्ट हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत शानदार होंगे। तो आपको बस थोड़ा सा समय और अभी लग रहा है, यहाँ पर लगभग 1 वीक में सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पड़ा है, आराम से उसको पढ़ते रहो। बाकी आपके ऐप के अंदर भी जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, इसका PDF भी साथ में लगा होगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो कंटेंट सारा डाउनलोड भी हो जाएगा, पर वो ऐप के अंदर ही रहेगा। तो डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या होगा, डाउनलोड अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। आपने डाउनलोड कर लिया, अब इसके बाद वो डाउनलोड में चला जाएगा, आप कितनी भी बार इसको देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट। ठीक है, लेकिन इसको आप इंटरनल स्टोरेज में नहीं ले जा सकते हो। इंटरनल में क्या जाएगा, तो इंटरनल स्टोरेज में ई बुक ही ओनली आपकी जाएगी। ई बुक में कौन सी ई बुक, 1500 क्वेश्चन की एक ई बुक आपकी इंटरनल में जाएगी, और एक हम चैप्टर वाइज ई बुक देंगे जिसमें भी लगभग 1100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो ये जो ई बुक है आपको, इसको आप 1500 वाली को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होंगे, बहुत हेल्पफुल होगी और ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक, बट अभी अपलोड हमने नहीं की है, अभी पहले हम पढ़ा लेंगे चैप्टर 1, उसके बाद अपलोड करेंगे। हम चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से देंगे, हमें पता है कि हमें कब क्या आपको पढ़ाना है, तो उतना ही देंगे जितना हमें पढ़ाना है। हम अगर ज़्यादा कंटेंट दे देंगे तो आप सब अपना माइंड लगाना शुरू कर दोगे, और वो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप अपना माइंड लगा करके पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ के टेंशन मुक्त रहो, समझ रहे हो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप फोकस्ड रहोगे। जैसे मैंने आज एक क्लास पढ़ाई, अब कल मिलेगी आपको, तो आज के लिए क्लास हो गई, अब इसको रिवाइज करो, इसको समझो, इसको पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो हमारा काम खत्म, नहीं, अब पढ़ने के बाद इसको आपको जो है रिवाइज करना होगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आती हैं, तब आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। ये सही तरीका होता है। बाकी क्लास का समय मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे, आज सैटरडे क्योंकि आज पहला दिन था तो सैटरडे को शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। पर अब कल संडे है आपका, कल क्लास नहीं होगा, और मंडे को आपकी क्लास चलेगी। कब चलेगी, मंडे को। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चला करेगी। मान लिया किसी दिन, क्योंकि लाइव क्लास चलता है, तो मान लिया किसी दिन हम अब्सेंट हैं, किसी दिन हम ऑफिस में नहीं है, किस दिन क्लास आपका टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ा, तो हम अपने इस नंबर से, आपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया होगा, जो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, देखो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये लिंक है उसका, तो वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि भाई आज आपकी 5 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारण से, और ये क्लास अगर आज ही करानी होगी तो उसका टाइम नया क्या रखा गया है, और यदि आज नहीं होगी तो फिर वो कल कराई जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए सेशन यहीं समाप्त करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है। क्लास का ड्यूरेशन आपका 30 मिनट से लेकर और लगभग 45-40 मिनट के आसपास रहा करेगा डेली। 30 मिनट से लेकर और 40-45 मिनट का डेली क्लास रहेगा, और इसमें कम से कम हम 20 या 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप से। तो क्लास यही समाप्त करते हैं। सबको आना है कल तो संडे है, मंडे को शाम 5 बजे, और आज की क्लास 9 बजे सबको देखना है, समझना है, उसके बाद फिर आगे की क्लास हम करवाएंगे। और ये वीडियो ये आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, कुछ समय के बाद इसको यूट्यूब पे भी हम पब्लिश करेंगे, तो शायद आप इसको देख रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया है, आप सबको हम कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी ये ऑफर आपके लिए हमने दिया है, मात्र 351 रुपये में ये बैच आपको मिलेगा, जिसमें हम लाइव क्लास, जिसमें हम थ्योरेटिकल पूरा प्रॉपर पढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम ई बुक देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, और क्या ही कर सकते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं हम अपने बैच के अंदर। शायद यही कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं, आप सब देखते हैं, जो कमेंट में लिखते हैं, जो हमें मैसेज करते हैं, जो अपने रिजल्ट्स भेजते हैं,
उनका रिजल्ट टॉप का रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं। देखो, पढ़ना पढ़ते तो सब हैं, लेकिन कौन थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।